का क्वेश्चन पेपर है उसका सेट फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें। और इसके दो सेट होते हैं हमेशा इसके, एक कुमाऊं मंडल का होता है, एक गढ़वाल मंडल का। तो अब हम इसको पहला सेट सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें शुरू के जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो 10-10 नंबर के होते हैं, 1 से 10 तक पेपर का पैटर्न आपको मालूम होगा। और 11 से लेकर आपके जो 15 तक होते हैं वो आपके होते हैं 2-2 नंबर के। और उसके बाद आपके 10 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, 15 से लेकर 25 तक। और उसके बाद आपके हैं 6-6 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन 26 से लेकर 30 तक। देखिए 2010 का सेट फर्स्ट आपका पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि परिमेय संख्या जो 23/2 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 2 का दशमलव प्रसाद शांत या अशांत आवर्ती है। आपको ये बताना है। तो शांत अशांत का मतलब आप समझते होंगे कि जिसका पूरा पूरा भाग चला जाता है एक संख्या का दूसरी संख्या में, उसे हम शांत बोलते हैं उसका दशमलव प्रसार। और जिसका भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे हम अशांत बोलते हैं। और आप अच्छी तरह से इसको समझना चाहते हैं पूरा बेसिक, क्योंकि मैं पूरी बातें अभी नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैंने एक्सरसाइज कराई थी तब मैंने पूरे अच्छी तरह से आपको ये समझा दिया था। तो अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के जो आप एक्सरसाइज मैथ क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 की स्टार्टिंग की उसका जो इंट्रोडक्शन है उसका आप देखेंगे तो शांत शांत आपको बिल्कुल क्लियरली अच्छी तरह से पता चल जाएगा। फिलहाल मैं इतने कह सकता हूँ कि शांत वो होता है जिसमें कंप्लीट भाग चला जाता है, और अशांत होता है जिसमें कंप्लीट भाग नहीं जाता है। अब जब पहला क्वेश्चन देखो आपका, ये पहले क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक सवाल दे रखा है 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, ये आपको दे रखा है। और आपको ये देखना है कि इसका दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत, ये बताना है। शांत का मतलब आप समझ रहे हैं, ये कंप्लीट भाग चला जाए, बिना भाग दिए बताना है कंप्लीट भाग जाएगा या नहीं जाएगा। थोड़ा मैं हल्का सा बता देता हूँ। शांत का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे एक में हम 2 का भाग दे रहे हैं तो 0.5, या एक में हम 8 का भाग दे रहे हैं तो पॉइंट लगाया, 8 8 एकम 8, 8 दूनी का 16, 8×45, भाग कंप्लीट चला गया। लेकिन जैसा अगर आप एक में 7 का भाग देंगे तो आप जानते हैं भाग नहीं जाएगा। आप पॉइंट लगाएंगे, 7 एकम 7 बचे 3, फिर 7 28 हो गए, 7 चौक 28, फिर 2 बचे, 7 दूना के 14, फिर 6 बचे, 7 अट्ठे 56, फिर 4 बचे, 7 पंजे 35, समथिंग ये चलता रहेगा। ये भाग कभी पूरा नहीं, रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो ये आप समझिए कि शांत कंप्लीट भाग चला जाएगा। जैसा आप अक्सर 3 का भाग देते हैं जब एक में, तो 0.33333 चलता ही जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ये हो गया आपका। और सॉरी, अशांत आवर्ती। अनावर्ती तो आपकी जो होती है अपरिमेय होती है। इसलिए मैंने कहा आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो इसका आप वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, 1.4 एक्सरसाइज क्लास 10th की 1.4 की एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में। अब आप देखिए इसमें हमें बिना भाग दिए बताना है, तो इसका तरीका क्या है आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। जब हर में 2 और 5 ही आपको इसके गुणनखंड मिल रहे हैं, 2 और 5, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। क्या समझे? या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। इन तीनों ही स्थिति में इसका दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी कंप्लीट भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे दोनों है, 2 होता तो भी शांत होता, 5 होता तो भी शांत होता, और दोनों अगर है तो भी शांत हो गए। ठीक है ना? ये तो 2010 का ये सेट फर्स्ट है इस समय ये। ठीक। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आपको भाग देना नहीं, केवल लिखना है चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। m का मतलब है 2 कितनी बार आए, तो 2 यहाँ पे 3 बार आए तो m यहाँ पे 3 हो गया। n का मतलब 5 कितनी बार आए, तो 5 यहाँ पे 2 बार आए तो n क्या हो गया 5। गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में प्राप्त होते हैं। अतः दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अशांत कब होता, मान यहाँ पे ये 3 × 3 भी करते हैं, 3 की पावर कुछ भी, 3 की पावर 2 कर दिया, 3 की पावर 3 कर दिया, मतलब एक और अंक में आपको 3 मिल जाएगा। या 7 होता तो यह शांत हो जाता। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको दिया है कि द्विघात समीकरण जो है, आपको द्विघात समीकरण देखिए 2x² - 6x + 4। ये द्विघात समीकरण दे रखे हैं, हमें निकालना है शून्यांकों का योग और गुणनफल। तो हमें क्या निकालना है, शून्यांकों
का योग, योग क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक, ये आप जानते होंगे सूत्र, और नहीं जानते तो आप पहले याद कर लेना अच्छी तरह से, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इसका फॉर्मूला है। एक्स का गुणांक आप देख रहे हैं -6 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो माइनस से माइनस प्लस और 2 3 6, तो शून्यांकों का योग 2 आ गया। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ये क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है आपका। तो अचर पद आप जानते हैं जो एक्स से रहित, ये लास्ट का जो पद है एक्स स्क्वायर और एक्स से रहित पद, ये अचर पद है 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक आप देख रहे हैं 2 है, ये हो गया 2, ये आ गया आपका 2। तो शून्यांकों का योग 3, शून्यांकों का गुणनफल 2। तीसरा सवाल देखिए इसमें अब आप, तीसरे सवाल में क्या है कि तीसरा सवाल आपको दे रखा है, आप पेपर आपके पास में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप भी क्वेश्चन देख पाएंगे। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना होता है, इसके स्टेप क्या मेथड है इसका। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम विविधकर निकालते हैं। तो आपको समीकरण दे रखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 बराबर 0। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, विविधकर निकालते हैं। तो विविधकर देखिए, विविधकर डी, ये होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और यहाँ पे a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b एक्स का गुणांक है और c अचर पद है, ये देख लीजिए आप। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी -4 का गुणांक, वो सॉरी -x का गुणांक -4 हो गया, 4 a आपका हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1 है, और c आप देख रहे हैं अचर पद ये 4 है। तो हम विविध का निकाल रहे हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 चौक हो गया 16, प्लस 16 से -16 कट के 0। तो इसमें 3 रूल हैं, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए और उसको याद कर लेना। फिर वैसे कुछ बच्चों को याद है तो अच्छी बात है। जब हम मूलों की प्रकृति पूछा जाता है तो हम सबसे पहले समीकरण का विविधकर निकालते हैं। विविधकर निकालने के बाद आपको 3 कंडीशन आपको मिल सकती हैं। क्या मिल सकती हैं, या तो आपको 0 मिलेगा जैसे यहाँ मिला, तो भी समीकरण के मूल अस्तित्व में होंगे नहीं, इसका आंसर निकलेगा। अगर ये माइनस में आ जाएगा तो समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, और अगर प्लस आ जाएगा तो भी समीकरण के मूल अस्तित्व में है। यानी जब हम विविधकर निकालते हैं, अगर प्लस आता है तो भी समीकरण, अगर इसका चिन्ह देखना है, केवल इसका हमें चिन्ह देखना है, तो अगर ये प्लस में आ जाएगा विविधकर निकालने के बाद तो भी मूल अस्तित्व में होंगे, और अगर ये 0 आ जाएगा तो भी मूल अस्तित्व में होंगे। अगर ये माइनस में आ जाएगा तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखना। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि हमें इसमें चिन्ह से मतलब है, यहाँ पे 0 है तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि विविधकर शून्य है। और फिर आपसे वही बात कहूँगा कि आपको बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जा करके 4 पॉइंट आपके 4 स्टार्ट हुई उससे पहले बातें बताई गई, 4.4 से पहले या 4.3 से पहले या 4.2 से पहले बातें बताई गई होंगी, उसमें बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो चूंकि विविधकर शून्य है, अतः समीकरण के मूल अस्तित्व में है तथा मूल इसमें बराबर होते हैं। तो मूल से मतलब है हम पे एक्स का जो मान निकालते हैं उसे हम मूल बोलते हैं, यानी इसका जो आंसर आएगा उसे हम मूल बोलते हैं। और द्विघात समीकरण है तो इसके 2 आंसर आएंगे, यानी दोनों आंसर बराबर में नहीं एक होंगे, यानी इसका मान माना 1/2 तो 1/2 1/2, दो आंसर ये हो जाएंगे, जो भी मान आएंगे दोनों एक जैसा आएंगे। चौथा सवाल देखिए इसमें आप, चौथे सवाल क्या है, आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें पहला पद दे रखा है। इसमें आप देख लीजिए सवाल, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि पहला पद और आपको सारांतर दिया है। बहुत आसान सवाल है, जो बहुत मतलब आजकल भी गणित पढ़ रहे हैं, पूरे साल भर जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो भी इन सवालों को अच्छी तरह से थोड़ा प्रयास करेंगे, सीख जाएंगे। आपको पहला पद दिया हुआ है, पहला पद इसको हम ए से दिखाते हैं या A1 से भी दिखा सकते हैं 4, और सारवंतर आपको दिया हुआ है, इसको हम डी से दिखाते हैं, कॉमन डिफरेंस -3। अब आपको पहले इसमें पद निकालने बहुत आसान है,
पहला पद आपको दे रखा है, हमें निकालना है अब दूसरा पद। तो दूसरा पद देखिए, दूसरा पद यानी A2, पहले पद में हम D जोड़ दें, पहला पद 4 है, -3 जोड़ेंगे यानी 4 -3 यानी 1, दूसरा पद आ गया। तीसरा पद, ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ही मतलब गणित बहुत कमज़ोर मानता है अपने आप को, ये हर कोई बच्चा इन सवालों को कर सकता है। तीसरा पद है तो दूसरे पद में डी जोड़ दो। दूसरा पद हमारा निकला है 1 और डी हमारा -3, प्लस से माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे माइनस आ जाएगा, रहेगा -2। चौथा पद, चौथा पद मतलब सॉरी तीसरा पद, ये तीसरे पद में क्या जोड़ना है, सॉरी चौथा पद A4 हो जाएगा और A3 में D जोड़ना है। A3 -2 है और आपने -3 जोड़ना है, -2 प्लस माइनस 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 के 5। ठीक है, ये आपके आगे 3 पद, पहला पद ये था, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए इसका पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में आपको क्या दे रखा है, पांचवा सवाल इसका है कि आपको दे रखा है tan 26 और cot 64, इसका मान निकालना है। तो देखिए ज़रा, tan 26 और cot 64, ये 8.3 का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो 90 माइनस करके लाना है, यानी इनमें जब सवाल हम करते हैं तो आप इसके सूत्र अगर आपने उस समय देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा, 90 माइनस यानी 90 में से हम क्या घटाएंगे, 26 आ जाए, हमें 90 ही लाना होता है क्योंकि 90 का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो 90 में से हम 64 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। ऊपर वाला नीचे हमारा ऐसे रहेगा cot 64, और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और cot 64 यहाँ थीटा यानी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो जो भी होगा हम थीटा कंसीडर करते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। यहाँ पे सूत्र कौन सा प्रयोग हुआ, यहाँ पे ये सूत्र प्रयोग है 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और इससे कैंसिल आपको हो जाएगा, ये 1 हो गया आपका आंसर। इसके बाद देखिए छठा सवाल। छठे सवाल में क्या है, दो समभुजों के भुजाएं 4:5 के अनुपात में इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 4:5 है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, दो त्रिभुज है तो हम ऐसे बना लेते हैं, ABC नाम दे दिया और PQR। तो त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR समरूप है, और आपको कहते हैं कि भुजाओं का अनुपात, यानी आपको दिया है AB/PQ दिया है, हम लिख देंगे ये भुजाओं का अनुपात का मतलब ये होता है, क्या दिया हुआ है, 4:5 ये दिया हुआ है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ABC बटे एरिया PQR। ये पर में हम लगा रहे हैं, लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के, ये संगत भुजाएं होगी के अनुपात का वर्ग होता है, यानी हम 4/5 का वर्ग कर देंगे, 16/25 यानी 16:25। तो ये सवाल दो प्रकार से आता है, कभी कभी आपको भुजाओं का अनुपात दिया रहता है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाता है तो वर्ग कर देते हैं, और कभी कभी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहता है, समरूप त्रिभुज होते हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहता है, भुजाओं का अनुपात पूछा जाता है तो इनके अंडरूट निकाल देते हैं फिर। ठीक है, ये हो गया। सातवां सवाल है आपका। सातवें सवाल में आपको एक चित्र दे रखा है, ये इस तरीके से चित्र बना रखा है, और इसमें ये तो इसकी स्पर्श रेखा है, ये देखिए स्पर्श रेखा है, और ये इसके त्रिज्या खींची गई स्पर्श बिंदुओं से। ये आपका O है, ये A है, यहाँ पे सॉरी ये P लिखा है, यहाँ पे P, और ये Q है, और यहाँ पे ये T है, और हमें ये कोण दे रखा है 130 डिग्री का, और हमें PTQ ये वाला कोण हमें निकालना है।
तो बहुत आसान सवाल है, इसमें आपको परिमेय 10.1 याद होनी चाहिए। किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यही परिमेय यहाँ भी लगेगी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये 90 के कोण हो गए। तो चतुर्भुज में 3 कोण हमें पता है, 360 चारों कोणों का योग होता है, इन तीनों को जोड़ करके 360 से घटा देंगे। तो 90 क्यों हुआ, इसका रीजन हम क्या देंगे, पहले हम वो थ्योरम लिखेंगे 10.2। तो क्या लिखेंगे, चूंकि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये परिमेय लिखेंगे हम, क्योंकि हमें 90 बताना है। इसका मतलब ओ ए लंब ओ पी, सॉरी ओ पी लंब पी टी ओ क्यू लंब, ये ओ पी लंब पी टी ओ क्यू लंब क्यू टी। इसलिए ओ पी लंब पी टी तथा ओ क्यू लंब क्यू टी। इसका मतलब क्या हुआ, पी और जो क्यू हैं ये हमारे 90 हैं। इसलिए कोण P बराबर 90, कोण Q बराबर 90, ये हो गया हमारा। और इसमें आप देखिए आपका ये आ जाएगा चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में, चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो कोण O, कोण P, कोण T और कोण Q, इन सब का योग 360। O कितना है, O दे रखा है 130 डिग्री, P आपका 90, T हमें निकालना है, Q भी आपका 90, 360, 90 90 180, 180 280 और ये हुआ 310। और अब इधर आके इसको घटा देंगे, 360 में से घटा दिया 310 को। और आप सभी जानते हैं टी का पूरा नाम लिख देंगे पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये हो गया आपका 70 डिग्री, सॉरी 70 नहीं आएगा, 350 डिग्री आ जाएगा आपका, 50 डिग्री आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आप देखिए इसमें अगला सवाल, 8वां सवाल। इसमें 8वें सवाल में क्या है, दो वृत्त की परिधियां हैं और उनका अनुपात दे रखा है। तो माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये आपका R2। ठीक है, इसलिए यहीं पर रहते, इसलिए परिधि क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी 2πr1 और इसलिए इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2πr2। बहुत आसान सवाल है। दो वृत्त की परिधियों का अनुपात आपको दे रखा है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें परिधियों का अनुपात दे रखा है, यानी 2πr1 अनुपात 2πr2। और क्या दे रखा परिधियों का अनुपात, ये दे रखा हमें 2:3। हमें त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, अनुपात का मतलब इसको बटे में लिख लेंगे, यानी भिन्न के रूप में 2/3, 2π से 2π कैंसिल हो गया आपका, देखो कितना आसान सवाल, वही आपका आंसर आ गया 2:3। यानी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो गया, या करके लिख लेंगे R1 अनुपात R2 बराबर 2:3। ये आपका हो गया तीसरा सवाल। ओ सॉरी 8वां सवाल है आपका, ये 9वां सवाल। अब आप देखिए 9वें सवाल में क्या है, आंकड़े इसमें भी आपका सूत्र क्या लगेगा, आप जानते हैं सूत्र 3 माध्यक, इसको आप याद कर लेना, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। ये आपको सूत्र लगाना है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको दे रखा है
कि सवाल क्या है। सवाल देखिए, सवाल में है कि तीन अंक यदि आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य 70 और 100 हो तो माध्य का, इसको हम माध्यक भी कहते हैं, ज्ञात कीजिए। ये पहले वाले उसमें भी आया था, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो 3 माध्यक आपको क्या दिया हुआ है, माध्यक निकालना है। 2 माध्यक कितना दिया हुआ है 100, बहुलक कितना दिया हुआ है 70, और माध्यक बराबर क्या हो गया, आप देख सकते हैं इसमें 100 दूना क्या 200, 200 में 70 जोड़ दिया 270, और 3 गुणा से इधर आ गया भाग में, और ये आ गया आपका 3 × 7 = 90। ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन इसमें, 10वें क्वेश्चन में क्या है, ये आपको दे रखा है अच्छी प्रकार से फेंटे गए ताश के पत्तों वाले प्रायिकता का सवाल है। ठीक। और प्रायिकता के सवाल में आप देखिए, इसमें जो ताश के पत्ते हैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कितने पत्ते होते हैं, कितने काले होते हैं, कितने लाल होते हैं। उसमें आपके ईंट, पान, हुक्म और चिड़ी के 4, इसमें आप परिवार कह सकते हैं, 4 परिवार हैं ये। तो देखिए ज़रा इसके बारे में भी आप प्रायिकता का जो आपका चैप्टर है प्लेलिस्ट में जाकर के, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है पत्तों के बारे में, तो अब आप उसको देख सकते हैं। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप सवाल समझ जाएंगे। अच्छी प्रकार से फेंटे के 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक बादशाह है। बादशाह होने का मतलब ये है कि आपको पहले ये देखना है कि गड्डी में बादशाह होते कितने। जो भी प्रायिकता आपसे पूछी जाएगी, आपको ये देखना है कि उसमें वो पत्ते की संख्या कितनी है। तो यहाँ वो बादशाह की प्रायिकता पूछ रहा है, तो बादशाह जो होते हैं गड्डी में वो होते हैं 4, पान का, हुक्म का, चिड़ी का और ईंट का, ये 4। तो 4/52, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हम इसमें लिखेंगे ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक छाया। यादृच्छिक छाया कौन होता है, बिना किसी देखे, बिना किसी चीटिंग के, आपको नहीं पता आप कौन सा पत्ता उठा रहे हैं। यादृच्छिक छाया निकालने पर उसके क्या, किसकी प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता। पीई अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो हमें बादशाह चाहिए, बादशाह होते हैं 4। आपसे जो भी प्रायिकता पूछी जाए, माना आपसे पूछा जाए इक्का होने की प्रायिकता, इक्का भी 4 होते हैं। आपसे पूछा जाए हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, तो तब 13/52 होता। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, और 13×4 = 52, 1/13 आ गया। आपसे पूछा जाता है कि लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, तो आपको ये देखना है कि लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं। 26 होते हैं, पान के और ईंट के, तो 26/52। तो जो भी प्रायिकता आपसे पूछी जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि वो पत्ते गड्डी में उनकी संख्या कितनी है, उतने बटे टोटल 52, अगर 52 पत्तों की गड्डी में से पूछा जा रहा है। ठीक है। अब देखिए इसका ये एक एक नंबर के सवाल आपके ख़त्म हो गए। अब आपका आगे 11 नंबर, 11 जो है ये 2 नंबर से हो गए शुरू, 11 से लेकर 15 तक। इसमें आप देखिए 11 सवाल क्या है। 11 सवाल में कि के का मान ज्ञात कीजिए, एक्स बराबर 2 और 3x² माइनस के एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये आपको एक समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण, 3x² माइनस के एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसका एक मूल है, ये x बराबर 2 है, इसका है मूल, मूल मतलब आंसर इसका। तो हमें के का मान निकालना, हम x की जगह सीधा सीधा 2 रखें, के का मान आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो देखिए 11 सवाल इसमें, 11 सवाल में क्या है, आपको दे रखे द्विघात समीकरण। क्या है आपके 3x² माइनस के एक्स माइनस 2 बराबर 0 का एक मूल x बराबर 2 है। अतः समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, हम x की जगह 2 रख देते हैं, तो 3 2 का स्क्वायर के 2 माइनस 2 बराबर 0।
दो दूना के चार, चार तीन होंगे 12, माइनस के 2 के माइनस 2 बराबर 0। और आपका हो जाएगा ये 10, 12 में से दोगे देखो 10, और 10 आपका इधर आ जाएगा, तो ये माइनस के 2 के और 10 ये का माइनस के 10, माइनस अब माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 इधर आ गया, भाग जाएगा, 2 पंचे 10, ये आंसर आ गया। ये आपके आसान सवाल है। ठीक है, अब देखिए 12वां सवाल। 12वें सवाल में क्या है, साइन थीटा बराबर 3/5 दे रखा है, आपको निकालना है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। बहुत आसान सवाल है ये भी। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में एक छोटा सा आप चित्र बना लेंगे समकोण त्रिभुज का, और इसका नाम दे देंगे ABC। अब आप इसमें देखिए आपको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5। तो इसमें जो सूत्र आपका लगेगा उसमें बोलते हैं हम लाल बट्टे का आपको ध्यान होगा, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, LAL/K। ये सभी बच्चों को याद होगा उसे। एल मतलब लंब बटे कर्ण साइन के लिए, आधार बटे कर्ण कॉस के लिए, लंब बटे आधार टेन के लिए, और इनके व्युत्क्रम हो जाते हैं। कॉस सेक बराबर होगा कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट बराबर आधार बटे लंब, ये हो जाएगा। तो यहाँ साइन बराबर आपको दे रखा है लंब बटे कर्ण, यानी ये लंब है। अपनी सुविधा के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं लंब, और इसे आप कर्ण लिख सकते हैं। तो थीटा अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो इसके सामने का लंब ये होगा 3, और अगर आप थीटा इधर लिखते हैं यहाँ पे तो थोड़ा लंबी हो जाता हमारा 3। तो फिलहाल मैंने यहाँ लिखा है, और कर्ण आपका हो गया 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जो भुजा ज्ञात है तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, इसमें साइन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर 90 के सामने कर्ण AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपका 5 का स्क्वायर, AB 3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 25 है, ये हो गया आपका 25। 3 का स्क्वायर 9 प्लस BC स्क्वायर, 9 इधर आके घट जाएगा, 16 हो गया। 16 और यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ रूट लग गया, और यह BC बराबर आपका कितना आ गया, 4 आ गया, ये 4 आ गया। अब जो पूछा जा रहा है वो निकालेंगे। हमसे पूछा गया है साइन टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये पूछा गया आपसे। तो अब इसका मान निकालते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये मान हमसे पूछा गया था। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे आधार होता है टेन बराबर, और सेक होता है कर्ण बटे आधार। तो ये आप अपनी सुविधा के लिए रफ में लिख लेंगे, इसे आप मालूम कर लेंगे। तो टेन हो गया लंब बटे आधार, थीटा के सामने का लंब होगा। अगर थीटा हम यहाँ लिखते तो लंब ये वाला होता, ध्यान रखना। इसलिए थीटा आप जहाँ भी लिखेंगे उसके सामने आप 3 लिखेंगे, क्योंकि थीटा के सामने लंब, और आधार 4 हो गया, यानी 3/4। सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी 5/4, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हर आपके बराबर हैं, एलसीएम आपको आते होंगे निकालने, हर बराबर हैं। तो हर बराबर हैं तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा, ये तो बहुत आसान सवाल, 3 प्लस 5 इसका स्क्वायर, 5 या 3 हो गया 8/4, 8 में से 2 बार भाग चला गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये आपका आंसर। ठीक है, तो छोटे छोटे सवाल ही ना आप अच्छी तरह से तैयार करें, जो ज़्यादा कठिन नहीं कर सकते तो कम से कम इन छोटे छोटे, जैसे ये सवाल आसान है, ये पत्ते वाला सवाल प्राइट तक, इनको आप ज़रूर तैयार करें। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आप 13 देखिए, इसका 13वां सवाल है। अब इसमें 13वें सवाल में आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको 3 शीर्ष दे रखे इसमें, ये देखें सवाल, 5-2, 6-4 और 7-2, 3 आपको शीर्ष दे रखे, आपको बताने समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखो जरा इसमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसको लिख लेंगे। वैसे ये सवाल ये देखो, ये सवाल आपके पिछले वीडियो में आ चुका है, बिल्कुल यही बिंदु थे आपके, ये आपके थे ना, 5-2, 6-4 और 7-2।
ये पिछला जो 2009 का पेपर मैंने सॉल्व करा है पिछली वीडियो में, उसमें ये सवाल आ चुका है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है फिर ये। 5 - 2, ये था 2009 का आपका सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 22 में था ये। तो मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, ये आया था इसमें, देखो ये वही बिंदु हैं। 5 - 2, 6 4 और 7 - 2। हम दूरी का सूत्र लगा करके पहले ए भी निकाल लेंगे, √37 में आ गया। फिर बी सी निकाला, ये भी √37 आ गया। फिर हमने तीसरी भुजा निकाली, वो अलग आई। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा अलग आएगी, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये सिद्ध हो जाता है। तो ये आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने कराया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 14। तो क्वेश्चन नंबर अब आपका 14 आ गया। 14 में हमें क्या दे रखा है, आप देखिए, इसमें एक त्रिभुज दे रखा है ये, और ये इसके समांतर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, थेल्स पर में लगा करके ए सी का मान निकालेंगे। ठीक है, अब थेल्स पर में आप सीख सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए इसमें 14 में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो देखिए से ध्यान से, ये त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, और इसमें ये रेखा इसके समांतर है बी सी के। ये रेखा समांतर है, इसको डी पर काट रही है, ए बी भुजा को, और ए सी को काट रही है ई पर। ये 1.5 सेंटीमीटर है। ये नीचे वाले आपके 3 सेंटीमीटर पार्ट, ये डी बी वाला जो भाग है, ये 1.3 सेंटीमीटर है, और ये हमें निकालना है। तो थेल्स पर में आप तब लगा सकते हैं किसी भी त्रिभुज में, जब किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई हो, ये ऐसा सवाल में दिया हो, तो हम थेल्स पर में लगा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या डी ई समांतर बी सी आता है थेल्स पर में से। हम थेल्स पर में लगा रहे हैं, थेल्स पर में से क्या है, थेल्स पर में इनके अनुपात बराबर होते हैं। थेल्स पर में क्या है कि किसी त्रिभुज में यदि किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये है थेल्स पर में। तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये है थेल्स पर में। ए डी आपका 1.5 है, ये डी बी आपका 3 है, ये आपका 1.3 है, और ई सी हमें निकालना है। तो ई सी का जब हम मान निकाल तिरछे गुणा कर देते हैं, तो ई सी गुणा 1.5 और 1.3 गुणा के 3, और ई सी बराबर क्या आएगा, 1.3 गुणा के 3 1.5। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ई सी बराबर 3 से कट गया 0.5 बार, तो ये आ गया 13/5। पॉइंट के बाद एक एक डिजिट थी, पॉइंट हमने हटा दिया, और 5 दूना के 10 और 5 6 30, ये आ गया क्या 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब 15 में क्या है आपको दिया हुआ है, ये फिर आपका किसका क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया। इसमें आपको दे रखा है एक पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक ने जो बच्चों की गुल्लक होती है, छोटे बच्चों को सब पिग्गी बैंक बोलते हैं। 2 रुपये के 30 सिक्के हैं, 50 रुपये के 20 सिक्के हैं, 10 रुपये के 10 सिक्के हैं, और उसको ऐसे हिला करके हम उसमें से सिक्का निकालेंगे। तो कौन सा सिक्का नीचे गिरेगा हमें ये बताना है। 2 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता, या 10 रुपये का नहीं होगा, इसकी दो की प्रायिकता में निकालनी है। ये भी यादृच्छिक परीक्षण है कि कौन सा सिक्का गिरेगा हम नहीं बता सकते पहले से। तो 15 क्वेश्चन आपका है, देखिए ज़रा इसमें 2 रुपये के सिक्के जो हैं, 2 रुपये का सिक्का ये कितने हैं, 30 है। 5 रुपये का सिक्का ये कितने हैं, 20 हैं। और 10 रुपये का सिक्का ये कितने हैं, 10 हैं। ये आप देख लीजिए। अब आपको कुल सिक्के देखो कितने हो गए, तो कुल सिक्के हो गए इसमें आपके 50-60 सिक्के हो गए इसमें, कुल सिक्के 60। ये हो गया एक सिक्का यादृच्छा है निकालने पर।
निकालने पर उसके क्या 2 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता। फर्स्ट, 2 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता। PE, P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट। अब 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? 30। टोटल कितने हैं? 60। अनुकूल परिणाम हो गए 30। संभावनाओं की 60 में से कोई सा भी सिक्का गिर सकता है। चाहिए मैं 2 रुपये का सिक्का। 30/60 यानी 1/2। अगला आपका इसमें क्या है? 10 रुपये का सिक्का ना हो। 10 रुपये का सिक्का ना होने की प्रायिकता। तो 10 रुपये का ना हो यानी 10 रुपये का ना हो, इसका मतलब 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो। तो 2 रुपये और 5 रुपये के कितने हैं? 30/20 50। और टोटल संभावना तो हमेशा 60 ही बनी रहेंगी यहाँ पे। तो क्या होगा? 50/60 यानी 5/6। ये हो गया। इसी का अथवा में है दूसरा पार्ट। ये बहुत आसान है, दो है नहीं, ऑप्शनल है ये। इसमें आपको कोई सा एक करना है। मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। इसमें क्या है देखो अथवा में, कि कक्षा में एक कक्षा में 18 लड़कियां और 16 लड़के हैं, और इनमें से प्रतिनिधि के रूप में एक छात्र को चुनना है। अब वह छात्र लड़की होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी, या वह छात्र लड़का होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, बहुत आसान है ये भी। तो इसमें हमें दिया हुआ है जो लड़कों की संख्या है। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 18 है, और लड़के कितने हैं? लड़के 16 हैं। तो कुल कितने हो गए? 34 हो गए। ठीक है। एक आ, विद्यार्थी को कर दो चाहे तो। विद्यार्थी को यादृच्छाया, थोड़ा लैंग्वेज आप लिखेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके काम का। एक विद्यार्थी को यादृच्छाया चुनने पर, ठीक है, उसके फर्स्ट क्या लड़की होने की प्रायिकता। लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी? लड़के कितने? 18। 18/34। सवाल तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा आपको लिखना है इतना कुछ। यानी ये आपको हो जाएगा 9/17। लड़का होने की प्रायिकता, लड़का होने की प्रायिकता, लड़के कितने हैं? 16। 16/34 यानी 8/17। ये आपका आंसर। तो 2 नंबर के सवाल है तो कुछ भी नहीं करना, समझा आपको। इसके बाद 16 से आपके 3 3 नंबर के शुरू हो गए। ठीक है। 16वां सवाल आपका है। इसमें आपको क्या करना है? 16वें सवाल में देखिए, इसमें आप 16वें सवाल में आपका है कि 759 और 48 30, 4830, इसका ऐसे आप निकाला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। ये पहले भी हो चुका है, कोई बहुत नई बात नहीं है, ये आएगा 48 30। नो थोड़ा लंबा बन गया, इसमें मैं इसका भाग का बना रहा था निशान ये। और ये जाएगा आपका 7 7 6 बार। तो ये आपका आ जाएगा, ये आ गया। और इसको घटा दिया तो आपका आगे इसका भाग फिर इसमें देंगे 759 में। ये तो आपको जानते हैं, भाग देते रहने इसमें। तो ये जाएगा 2 बार में, ये आ गया। ये घटा दिया इसमें इसको, ठीक। और फिर इसका भाग इसमें दिया 276 में। अब 1 बार में जाएगा, और ये आपका आ गया 69। फिर इसका भाग इसमें देंगे। ऐसा भाग आप देते रहेंगे जब तक भाग पूरा पूरा ना चला जाए।
6 9 3 बार चला गया तो ये हो गया। और जब आपका भाग पूरा पूरा चला जाता है उस समय जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। तो ये वैसे रफली का काम है, स्पेशली आपको सवाल में ये दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और इसमें आपको ये लिखना है 48 30 पहले सवाल के लिए ये भाज्य भाजक भागफल शेषफल। दूसरे सवाल के लिए भाज्य भाजक भागफल और इसका शेषफल ये। तीसरे सवाल के लिए भाज्य भाजक ये भागफल ये शेषफल। और चौथा सवाल है भाज्य भाजक भागफल शेषफल 0। तो ये 4 सवाल हो गए आपके। ठीक है, तो 48 30 यही लिखना है मैंने जो बोला भी आपको। 759 276 गुणा के 2 प्लस के 207। फिर 276 207 गुणा के 1 प्लस के 69। और 207 69 गुणा के 3 प्लस के 0। तो क्या लिखेंगे हम, जी लिख देता हूँ चलो। चूंकि शेषफल 0 है अतः एचसीएफ क्या होगा 69। चूंकि शेषफल 0 है तथा भाजक 69 है। कंप्लीट लिखना है तो आप लिख सकते हैं तथा भाजक 69 है। अतः से तब इसके बाद आपका आएगा, क्योंकि जब शेषफल 0 होता है उस समय जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। अब इसका अथवा में ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये तो खैर आपके कोर्स में फ़िलहाल है। अथवा में इसका सेकंड पार्ट हमें क्या सिद्ध करना है, 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्या सिद्ध करना है, 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना होता है हमें क्या करते हैं, उसको सबसे पहले परिमेय मानते हैं। तो माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसको परिमेय मान लेंगे। तो परिमेय है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले इसको परिमेय ही मानते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 + √2 इसे हम P/Q के रूप में लिख दिया ये। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें वर्ग नहीं करते, इसमें 2 टाइप के सवाल हैं। मैं फिर आपको ये बात बोलूँगा कि अगर आपको इसके सवाल का अच्छी तरह नहीं पता है पैटर्न, तो एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 की मैथ की आप प्लेलिस्ट में जा कर के 1.3 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आप देखना। उसमें 2 टाइप के सवाल बहुत अच्छी तरह मैंने आपको समझाया, आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं क्लियर है तो, और हैं तो फिर तो आपको रिवीजन हो रहा है समझो। इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर नहीं करते, इसको हम इधर ले जाएंगे और ये आपका क्या हो जाएगा। इसके बाद हम इसको एक एक करके इधर ले जाएंगे और इधर आगे इधर √2 को अकेला रखना है, ये बिल्कुल सिंगल छोड़ना है नंबर। अब हम क्या लिखेंगे, P/Q एक परिमेय संख्या है। 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आता है P/Q -2 भी एक परिमेय संख्या होगी। होगी ठीक, परंतु यह सर्वमान्य है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब एक सेंटेंस आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, परंतु परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। और नहीं लिखना है तो कोई बात, इसके बाद आपको ये लैंग्वेज तो याद करनी, हर सवाल में लिखते हैं क्या, यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमें
हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि हमने क्या कल्पना की थी, क्या माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है या सिद्ध हुआ कि 2 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपके 16 सवाल हो गए 2010 का जो सेट फर्स्ट था। और आगे के सवाल के लिए आप इसके अगली वीडियो ज़रूर देखें, और तब तक आप इनका अभ्यास करें। जो जो भी आपको आसान लगता है उनका अभ्यास ज़रूर करें, और ये काम बहुत ज़रूर करें। स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि सूत्र आप ज़रूर याद करें। जो इसमें जितने भी इससे संबंधित सूत्र आए हैं उनका आप ज़रूर पहले याद करें, तब इनकी आप प्रैक्टिस करें।